Small concept in terms of atomic mass, relative atomic mass। देखो बच्चों, एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं। जैसे हम कुछ भी मार्केट से सामान लाने जाते हैं तो शॉपकीपर जो होता है, दुकानदार जो होता है, वो हमेशा हमें किसी चीज से रिलेट करके हमें कोई वस्तु देता है। ठीक। जैसे हम फल सब्जी वाली दुकान से भी अगर 1 किलो सेब लेके आते हैं तो वो क्या करता है कि 1 किलो का वेट रखता है और फिर हमें क्या देता है, 1 किलो का सेब देता है। तो हम जो भी चीज लाते हैं वो हमेशा जो मास से रिलेटेड जो भी हमको क्या करते हैं, किसी दूसरी चीज से रिलेट करके लेके आते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो केमिस्ट्री के अंदर हम जो पढ़ते हैं वो हम किससे रिलेट करके पढ़ते हैं, वो हम कार्बन से रिलेट करके पढ़ते हैं। ठीक है। अब कार्बन से क्यों रिलेट करके क्यों पढ़ा जाता है, इसके पीछे कारण है। ठीक है। वैसे सबसे पहले जो रिलेट किया गया था वो किसके साथ किया गया था, हाइड्रोजन के साथ किया गया था। लेकिन हाइड्रोजन के ज्यादा आइसोटोप होने के कारण से, ठीक है, वो काम नहीं किया तो उसको फिर, ठीक है, अलग कर दिया गया उसको। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन को लिया गया, फिर वो केस भी ऑक्सीजन वाला भी क्या हो गया, फेल हो गया। अब हम जो रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ते हैं वो किसके रिलेटिव में पढ़ते हैं, वो कार्बन के रिलेटिव में पढ़ते हैं। अब वो क्यों पढ़ते हैं, उसके कारण है। देखो, सबसे पहली बात एक उसकी अबेंडेंस। ठीक है। अपेंडेंस क्या है कि कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। कार्बन 5वें नंबर पे आता है अपेंडेंस में। ठीक है। कार्बन 5वें नंबर पे पाया जाता है। लिस्ट रिएक्टिव कार्बन ना ही तो ज्यादा लिस्ट रिएक्टिव भी नहीं है। ठीक है। और ना ही मोस्ट रिएक्टिव है। कार्बन ना ही तो ज्यादा लिस्ट रिएक्टिव है और ना ही ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव है। और आइसोटोप की बात करें तो कार्बन के, जब, ठीक है, कार्बन को सिलेक्ट किया गया था उस टाइम, ठीक है, कार्बन के कोई आइसोटोप नहीं थे। आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम में कार्बन के आइसोटोप हैं, लेकिन जो C12 आइसोटोप है आपके पास में वो 99% तक है। ठीक है। उसके अपेंडेंस वो कितने, 99%। बाकी 1% में आप लगा लो कितने, दो बच गए, दो आइसोटोप और हैं, उनकी परसेंटेज कितनी होगी। ठीक है। तो ये बातें हैं 1961 की। ठीक है। उस समय कार्बन का आइसोटोप जिसका मास कितना था, 12 था, उसको सेलेक्ट किया गया था। तो मास ऑफ एनी एटम, ठीक है, वो किसके बराबर है, AMU के। ठीक है। मास ऑफ एनी एटम, इसमें आज लिखते हैं मास किसी एटम का लिखते हैं तो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, AMU। AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट। तो द मास ऑफ C12 एटम, C12 मतलब का जो कार्बन लिया है उसका आइसोटोप मास कितना है, 12 वाला आइसोटोप वो। तो उसका कितना है, 12 एटॉमिक मास यूनिट। इसी को लिखा है कि भाई किसी भी एटम का मास हम क्या लगाते हैं, पीछे एटॉमिक मास यूनिट रखते हैं। तो जो मास है कार्बन एटम का वो कितना है, 12 एटॉमिक मास यूनिट। यदि एक एक का निकालना पड़े हमें, 1 एटॉमिक मास यूनिट निकालना पड़े, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ C मतलब कार्बन एटम अपॉन में 12। ठीक है। ये लिखें। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है, एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम पर मोल। ठीक है। तो 6.022 इंटू 10⁻³ एटम ऑफ कार्बन में कितना होगा, 12 ग्राम। और एक की बात करें, ठीक है, एक एटम ऑफ कार्बन में कितना होगा आपके पास में, 1 एटम ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 12 अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23। इसको मान लो इक्वेशन क्या हो गया आपके पास में, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस सेकंड इक्वेशन को आप पुट कर दो किसमें, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, 1 एटम ऑफ कार्बन की जगह। ठीक है। 1 एटम ऑफ कार्बन मतलब मास ऑफ कार्बन एटम की जगह इसकी जगह पुट कर देंगे। ठीक है। पुट कर दो तो 1 एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा, 12 अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। अब 6.022 इंटू 10⁻23 की जगह, ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूँ, Na। ठीक है। Na क्या है, अवगाद्रो नंबर। ठीक है। Na क्या है, अवगाद्रो नंबर। तो ये चाहिए, आप वैल्यू लिख दो इसकी जगह, चाहिए लिख दो। ठीक है। और इनटू में 12, क्योंकि देखो यहाँ नीचे क्या है, 12 है, और ठीक है, और इसमें हमने पुट किया है तो Na हो गया और ऊपर तो 12 था ही। तो यहाँ क्या होगा, 12 से 12 कट जाएगा तो आपके पास में क्या बचेगा, 1 अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23, या क्या बोल सकते हो, Na। ठीक है। Na मतलब अवगाद्रो नंबर। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपके पास में, 1 अपॉन में Na। ठीक है। किस में आएगा, ग्राम में।
अब मैंने क्या किया, यहाँ से 10 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से ही क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो किसी को जब किसी से बराबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे लिए कैलकुलेशन इसकी आसान हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास में 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाएगा कि देखो नीचे कितनी होगी टोटल पावर 10⁻²4। तो ऊपर जाएगी तो कैसे हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 10 इंटू में 10⁻⁻24। अब 6.022 अपॉन में है। ठीक है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, किसको, 6.022 से डिवाइड किया। 10 को डिवाइड किया इससे, तो क्या वैल्यू आई हमारे पास एक एटॉमिक मास यूनिट की, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, कितनी आ गई, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट अब किसी का निकालना पड़े तो अब क्या करोगे, ये जो वैल्यू आई है आपके पास में, अब जिस भी एटम का निकालना है, ठीक, उसका मास ऊपर और इस वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो उसकी क्या आ जाएगी आपके पास में, एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ एटम इन ग्राम। ठीक है, या तो एटम का मास होगा किसमें, ग्राम में, आप उसको डिवाइड कर दो किससे, 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू से, कितना, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम अपॉन में कितना एटॉमिक मास। तो ग्राम से ग्राम, ठीक है, आपके पास में कट जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, एटॉमिक मास यूनिट में आएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल क्या है कि भाई आपके पास में हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, मास दे रखा है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का मास दे रखा है कितना, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इन एएमयू कितना आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का मास एटॉमिक मास यूनिट में कितना आएगा। तो अभी हमने फार्मूला निकाला है, तो फार्मूला इंपुट कर देंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो कितना दे रखा है आपके पास में, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, किससे डिवाइड करोगे, वैल्यू क्या आई थी आपके पास 1 एटॉमिक मास यूनिट की, 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है, ग्राम अपॉन में एटॉमिक मास यूनिट। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा आपके पास में। ठीक है, और 10⁻⁻4 से 10⁻⁻4 कट गया। ठीक है, तो अब वैल्यू किस में आएगी, एटॉमिक मास यूनिट में। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.0078 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को किससे लिखते हैं, म्यू से भी लिखते हैं, म्यू मतलब यूनिफाइड मास से भी लिखते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.0078। ठीक है, म्यू, म्यू का मतलब क्या है, यूनिफाइड मास। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, यूनिफाइड मास। ये एटॉमिक मास यूनिट ही होती है आपके पास में। ठीक है भाई, एवरेज एटॉमिक मास, the average of the atomic mass of different isotope of an element is called the average atomic mass। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमें एक आइसोटोप के, ठीक है, किसी एक एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप दे रखे होंगे, तो उसका हमें क्या निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके फार्मूला होता है कि भाई ए बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई ए आई। ठीक है, ए बार का मतलब क्या है कि जिस एलिमेंट का आप निकालना चाहते हो एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एफ क्या है, फ्रैक्शनल अपेंडेंस ऑफ द आइसोटोप। एफ क्या है, फ्रैक्शनल अपेंडेंस ऑफ द आइसोटोप। और ए क्या है, एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटोप। ठीक है, तो इक्वेशन से देखते हैं कैसे निकालते हैं। क्लोरीन हैज टू आइसोटोप हैविंग एटॉमिक मास 35 एंड 37। क्लोरीन के दो आइसोटोप दे रखे हैं जिसका एटॉमिक मास क्या है, एक का 35 है, दूसरे कितना 37। और उसके अपेंडेंस का रेशियो दे रखा है 4:1। और हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन। तो हम कैसे निकालेंगे, ए बार का मतलब क्या है भाई, मैंने क्या बताया था कि ये क्या है, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। तो यहाँ दो आइसोटोप दे रखे हैं, तो इसको कितने तक एक्सपेंड कर लेंगे, इस वाले फार्मूले को, ए बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई ए आई। तो ये चलता रहता है कि दो दो आइसोटोप है, दो तक एक्सपेंड कर लेंगे, तीन दे रखेंगे तीन तक एक्सपेंड कर लेंगे। इस वाले फार्मूले को हम एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, ए बार इज इक्वल टू F1 A1 प्लस में F2 A2। ठीक है, तो हमें निकालना है किसके लिए, क्लोरीन के लिए। तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो F1 की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो यहाँ जब रेशियो दे रखा हो तो आपके पास में टोटल देखो 4:1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 + 1, ये तो क्या हो गया 5। ठीक है, तो 35 के लिए कितना है 4 और 37 के कितना है 1। तो
F1 कितना होगा 4/5, तो एवरेज निकालेंगे क्या करेंगे 4 और इन दोनों का टोटल से इसको क्या करेंगे डिवाइड, तो 4/5 और ए कितना दे रखा है पहले वाले कितना 35 प्लस 1/5 क्योंकि दूसरा कितना दे रखा है एवरेज डिपेंडेंस 1, ठीक है 1/5 और एटॉमिक मास कितना दे रखा है आपके पास में 37। तो ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 और इस वाली टर्म को सोल्व करेंगे कितनी आ जाएगी 7.5। तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास इन दोनों को ऐड करेंगे 28 प्लस में 75 तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 35.5। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आपको और क्लियरिटी आएगी। Chlorine has two isotopes of atomic mass unit 34.97 and 36.97। क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, उनके जो मास दे रखा है, एक का दे रखा है 34.97, दूसरे का दे रखा है 36.97। द रिलेटिव अपेंडेंस ऑफ दीज आइसोटोप्स आर 0.735 एंड 0.245 रेस्पेक्टिवली। उनकी अपेंडेंस कितनी दे रखी है, पहले वाले की दे रखी है 0.735 एंड दूसरे वाले की दे रखी है 0.245। फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन। देखो इस वाले न्यूमेरिकल में आपको रेशियो नहीं दे रखा है, यहाँ पर आपको की बार सीधी वैल्यू दे रखी है किसकी अपेंडेंस की। तो सोल्व कैसे करेंगे देखिए, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप दे रखा है 34.97, रिलेटिव अपेंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप की गिवन हमें कितनी 0.735, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप दे रखा है हमें 36.97 और रिलेटिव रिलेटिव अपेंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप दे रखा है 0.245। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फार्मूला क्या होता है भाई ए बार, ठीक है F1A1, अभी दो दे रखे हैं दो तक इसको एक्सपेंड करेंगे फार्मूले को, F1A1 प्लस F2A2 अपॉन में F1 प्लस में F2, ठीक है। तो इस फार्मूले में पुट कर दिया, F1 कितना दे रखा है 0.735, A1 कितना दे रखा है 34.97 प्लस F2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ठीक है 0.245 इंटू में A2 कितना दे रखा है 36.97 और अपॉन में F1 प्लस में F2। इस पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25.703 प्लस 9.058 अपॉन में 0.980 और सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 35.47। तो क्लोरीन एवरेज एटॉमिक मास कितना आ गया 35.47। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम, ठीक है, इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को यदि हम किस में एक्सप्रेस करके लिख दें, ग्राम के टर्म में एक्सप्रेस करके लिख दें, तो उसको हम क्या कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। एग्जांपल जैसे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 ग्राम, तो इसको यूनिट लगा देंगे पीछे, ठीक, ग्राम से इसको क्या कर देंगे एक्सप्रेस करके लिख देंगे, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑक्सीजन कितना है 16, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन कितना होगा 16 ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक मास इज आल्सो कॉल्ड एज 1 ग्राम एटम। तो ग्राम एटॉमिक मास इनको हम और किसे जानते हैं 1 ग्राम एटम से। मोलिकुलर मास, molecular mass is equal to the sum of atomic mass of all the atom forming the molecule। तो मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं कि भाई यदि किसी मोलिक्यूल के अंदर, ठीक है, कोई मोलिक्यूल आपके पास में, तो उसके अंदर जितने भी एटम होंगे उन सभी एटम के एटॉमिक मास का जो सम आएगा उसी वही क्या होता है मोलिकुलर मास, ठीक है। तो मोलिकुलर मास क्या है कि जो मोलिक्यूल हमें मिलता है, ठीक है, जो मोलिक्यूल तो मोलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उनका सम, किसका सम, उनके एटॉमिक मास का सम, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनकी एटॉमिक मास का टोटल सम जो होगा वही क्या होता है आपके पास में मोलिकुलर मास। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4, तो मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4, तो कितने हाइड्रोजन है दो, तो दो इंटू में एटॉमिक मास ऑफ, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस में 1 इंटू में एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एक क्या है सल्फर है, ठीक है, H2SO4 के अंदर चार क्या है ऑक्सीजन, तो प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 इंटू में एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास कितना होता है 1, ठीक है, 1 इंटू में एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, सल्फर कितना होता है 32 और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, टोटल कितनी ऑक्सीजन है 4, तो 4 इंटू में 16, तो 2 प्लस में 32 प्लस में 64, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 98। तो H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना आ गया 98, ठीक है। इसी तरह CO2 का निकाल लो, ठीक है, तो कार्बन कितना है 1 और एक का मास कितना होता है
एटॉमिक मास कितना होता है 12 प्लस CO2 में ऑक्सीजन कितनी है 2 और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 12 प्लस में 32 तो कितना आ गया 44। अब हम पढ़ेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास, द मोलिकुलर मास ऑफ ए substance expressed in gram is called the gram molecular mass। ठीक है, मोलिकुलर मास किसी भी सब्सटेंस के मोलिकुलर मास को हम किससे एक्सप्रेस कर देंगे, ग्राम से एक्सप्रेस कर देंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के मोलिकुलर मास को हम किसके द्वारा एक्सप्रेस कर देंगे, ग्राम के द्वारा एक्सप्रेस कर देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 कितना होता है 98, तो ग्राम मोलिकुलर मास H2SO4 कितना हो जाएगा 98 ग्राम। मोलिकुलर मास ऑफ CO2 कितना होता है 44, तो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ CO2 क्या हो जाएगा 44 ग्राम। पीछे क्या लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे। तो मोलिकुलर मास, किसी का भी मोलिकुलर मास है उसको हम किसके द्वारा एक्सप्रेस कर देंगे, ग्राम के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फार्मूला मास। फार्मूला मास, द मास ऑफ वन फार्मूला यूनिट ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स फार्मूला मास। तो फार्मूला जो यूनिट मास निकालते हैं वो किसके लिए निकालते हैं, आयनिक कंपाउंड के लिए निकालते हैं। ठीक, इट इज मीन ओनली फॉर द आयनिक कंपाउंड। निकालते कैसे, सेम उसी तरह निकालते हैं जिस प्रकार से हम मोलिकुलर मास निकालते हैं। तो मोलिकुलर मास हम मोलिक्यूल के लिए निकालते हैं और फार्मूला मास किसके लिए निकालेंगे, आयनिक कंपाउंड के लिए। जैसे कि NaCl है, ठीक है, तो फार्मूला मास ऑफ NaCl क्या आपको पता है, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो NaCl कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला मास ऑफ NaCl, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस में एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ एक ही दे रखा है तो आपके पास में 1 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इंटू में एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस 1 इंटू में एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो 1 मैंने यहाँ लिखा नहीं। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23 और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है 35.5, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 58.5। ठीक है, यूनिट या यूनिफाइड मास। ठीक है, यू का मतलब क्या है, यूनिफाइड, तो या यूनिट भी बोल देते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मूला मास। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें। थैंक्स।